विपक्ष में सिर्फ राहुल गांधी जी। विरासत में गद्दी मिलती है, बुद्धि नहीं मिलती है। भाजपा अपने कैंडिडेट जब उतारने होते उतार देती है। 2014 के बाद में देश के अंदर में कहां पर धार्मिक रूप से बवाल हुए, कहीं दंगा हुआ, नहीं हुआ। क्या 2014 से पहले किसी ने सोचा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर कभी किसी को घर मिलेगा? गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी लगातार आबादी होने के बाद भी अल्पसंख्यक हैं। कौन? आपके पारसी, क्रिश्चियन, सिख, ये बौद्ध, ये अल्पसंख्यक हैं। जो 14 से 27% तक की आबादी होगी उसके बाद भी अल्पसंख्यक का टैग लेकर के घूम रहे हैं। और अल्पसंख्यक कश्मीर में हिंदू है, वहां पर क्यों नहीं दिया जाता? नॉर्थ ईस्ट में हिंदू है, वहां पर क्यों नहीं दिया जाता उनको अल्पसंख्यकों का फायदा? बट वहां पे जो पूर्ण मेजोरिटी में है वही अल्पसंख्यक है। ये किस लॉजिक से? केरला में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में तो आपके हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। क्या उनको वहां पर अल्पसंख्यक का बेनिफिट मिलता है? नहीं मिलता ना। वहां पर भी एक तुष्टीकरण की राजनीति इतनी हावी है। आप अभी राज्यसभा चुनाव हुआ, कर्नाटका के सदन के अंदर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं उनके सांसद जीतने पे। भाजपा की रैली में कोई लगा के तो देखे, किसी की मां ने दूध पिलाया हो तो। इनकी ही रैलियों में, इनके ही कार्यक्रमों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लग जाते हैं? राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी तो मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। जो देश कटोरा लेके भीख मांग रहा है उससे भारत की कंपैरिजन कर रहे हैं राहुल गांधी जी कि वहां पे बेरोजगारी कम है। अरे बेरोजगारी कम है तो आप वहां चले जाइए, जाके वहां चुनाव लड़के देख लीजिए। बाकी आप जाके देखिए तो सही। जो देश खुद भीख मांग रहा है आप वहां का कंपैरिजन भारत से कर रहे हैं, जो भारत के विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कंपैरिजन तो कम से कम अच्छी जगह से कीजिए, क्योंकि अल्प ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। और उनके तो राइटर भी ऐसे ही हैं। और वो तो आई थिंक, मुझे नहीं कहना चाहिए, राहुल गांधी जी भाजपा के स्टार कैंपेनर हैं। क्या बात है? बिल्कुल। वो जितना रैली करते हैं भाजपा का वोट वहां आती है। अभी एक चीज, जब पहली वाली यात्रा निकाली इन्होंने तो मध्य प्रदेश गया, छत्तीसगढ़ गया, राजस्थान गया ना। और उसी के साथ साथ अभी आपका हिमाचल भी चला ही जाता, वो टिका पड़ा, बचा हुआ नहीं है, अभी भी घंटी घूम रही है। उसके लिए बोल देंगे कि ऑपरेशन देर आए दुरुस्त आए, वो वापस आए। और दुरुस्त नहीं आए ना, उन्होंने 6 को सस्पेंड कर दिया है, उनकी सदस्यता रद्द कर दी है। अगर अभी वहां इलेक्शन होंगे उन 5-6 सीटों पे। अभी देखिए तो सही, विक्रमादित्य जी ने भी इस्तीफा दे दिया है मंत्री पद से। अभी देखते जाइए, प्रतिभा सिंह जी नाराज चल रही हैं। तो क्या लग रहा है कि सबके सब अब बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? देखिए, विपक्ष के पास बचेगा कौन? विपक्ष में सिर्फ राहुल गांधी जी। आप एक अखिलेश यादव भी तो। अखिलेश यादव, देखिए विरासत में गद्दी मिलती है, बुद्धि नहीं मिलती है। उनको मुलायम सिंह यादव जी की वजह से वो एक बार सीएम बन गए, वो भी बहुत बड़ी बात है। अब वो जीवन में कभी सीएम बनने की तो छोड़िए, वो सांसद बनने के लिए भी उनको देखा था क्या हाल हो गया था, रोना पड़ गया था। अपनी गृह सीट जो कन्नौज की थी वहां से अपनी पत्नी को नहीं जिता पाए, सूरत पाठक जी निकाल करके ले गए। आजमगढ़ से अपने भाई को नहीं जिता पाए, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी जीत गए। अभी भी इतनी हिम्मत। चलिए अब सीटों के ऊपर बात आई है तो लोकसभा चुनाव जो है वो नजदीक है, उसी के ऊपर हम जो है अब प्रत्याशियों के घोषित होने पे जो है वो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जहां पे जो है आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। दिल्ली की अगर बात कर लेते हैं तो दिल्ली के अंदर जो है वो बीजेपी ने अब तक 5 के तो नाम खोल दिए, लेकिन 2 के नाम अभी भी रखे हुए हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि बीजेपी यहाँ पे जिनको टिकट नहीं दे रही है या जिनका टिकट कट रहा है वो संन्यास ले रहा है। चाहे वो डॉक्टर हर्षवर्धन हो, चाहे वो गौतम गंभीर हो, चाहे वो अगर बात करें तो पवन सिंह की बात हो, वो अभी चुनाव जो है। हाँ, हर्षवर्धन जी की तो आयु हो गई है और उन्हें पार्टी ने इतना सम्मान दिया, 5 बार विधायक बने। मतलब पार्टी ने उनको प्यार से बोला कि प्यार से इस बार आप टिकट मत लीजिए, संन्यास ले लीजिए। संन्यास के लिए नहीं, देखिए वो अभी भी सेवा में रहेंगे, ऐसा नहीं है। वो संघ के अच्छे नेता रहे, ठीक है। जो संघ से जो व्यक्ति निकलता है वो जमीन पे कार्य करना जानता है। देश के अंदर में अगर पोलियो खत्म हुआ तो उसका श्रेय भी डॉक्टर हर्षवर्धन जी को ही जाता है। 92 से उन्होंने उस पर वर्क करना स्टार्ट किया, आज भारत पोलियो मुक्त है। तो आप ये मत कहिए कि उनको संन्यास, उनको कुछ हेल्थ इश्यूज थे
बाकी वो अभी सक्रिय राजनीति में पिछले 3-4 सालों से नहीं है। आफ्टर कोविड वो सक्रिय राजनीति में उस तरीके से नहीं है, तो उसकी वजह से उम्र को देखते हुए उनको टिकट नहीं दिया गया है। मगर ऐसा नहीं है पार्टी ने, सबके चेहरे जो है वो नए, गौतम गंभीर को भी हटा दिया। गौतम गंभीर जी ने स्वयं कहा था कि वो, उनको ये पता था कि उनको टिकट नहीं है इस बार। नहीं पता नहीं था। देखिए आप एक चीज आइए, मनोज तिवारी जी को दिया है ना टिकट, बिल्कुल मनोज तिवारी को मिला है। वहीं पे अगर बात करें तो उत्तर पश्चिम दिल्ली से अभी तक जो गौतम गंभीर वाली सीट जो है, जो अभी उसमें रखी हुई है, छुपा के रखी हुई है, वहीं पे जो है होल्ड पे जो है हंसराज हंस की भी सीट जो है वो होल्ड पे है। क्या लगता है वहां पे नए चेहरे जो है वो उतारे जाएंगे बीजेपी? बिल्कुल नहीं। या बीजेपी इंतजार कर रही है कि कांग्रेस पहले अपने प्रत्याशी जो है वो घोषित? नहीं, बीजेपी किसी का इंतजार नहीं करती है। भाजपा अपने कैंडिडेट जब उतारने होते उतार देती है, क्योंकि भाजपा का जो कार्यकर्ता है, भाजपा का जो कैंडिडेट होता है वो कमल का फूल होता है, व्यक्ति नहीं होता है। भाजपा के जो वोटर हैं, कोर वोटर, वो सिर्फ कमल का फूल देखते हैं, व्यक्ति नहीं देखते हैं। आप चाहे दक्षिणी दिल्ली में देख लीजिए, रमेश बिदुड़ी जी को हटा करके रामवीर बिदुड़ी जी को टिकट दिया गया है। ठीक है, आप उसमें देख लीजिए दक्षिण पश्चिमी दिल्ली में परवेश साहिब सिंह वर्मा जी को हटा करके कमल जी सहरावत जी को टिकट दिया है। वो साउथ दिल्ली के वासी स्वराज जी को दिया है। आप इन सभी का जो जिनको टिकट नहीं मिला है, ऐसा नहीं है कि उनका करियर खत्म हो गया, जैसा कि ये लोग विपक्ष आरोप लगा रहा है। उनका उपयोग भारतीय जनता पार्टी संगठन के कार्यों में भी करेगी, और एक ही व्यक्ति को अगर हमेशा ही सांसद या विधायक का टिकट देते रहेंगे तो और कार्यकर्ताओं का मनोबल, ये तो बोला जा रहा है क्योंकि नाराजगी अगर की जाए तो 5 स्टेटों के जब चुनाव हुए तो उसमें वसुंधरा राजे भी जो है वो चौंक गई थी जिस वक्त उन्होंने जो सुना, बिल्कुल उन्होंने सुना। शिवराज सिंह चौहान जो कि वहां पे इतना महत्व रखते थे मध्य प्रदेश के अंदर, उनको भी हटा दिया गया। एक ऐसे चेहरे, क्योंकि उस दौरान जो है वो जातीय जनगणना की बात जो है वो चल रही थी, तो ऐसे लोगों के चेहरे सामने लेके आए। आप एक चीज बताइए, जब कांग्रेस का धर्म का कार्ड चलना बंद हो गया, 1947 में इन्होंने धर्म के आधार पे देश के 2 हिस्से कर दिए। 2014 के बाद में देश के अंदर में धार्मिक उन्माद कम हो गया। आप एक चीज बताइए, 2014 के बाद में देश के अंदर में कहां पर धार्मिक रूप से बवाल हुए? कहीं दंगा हुआ? नहीं हुआ। उससे पहले आप देख लीजिए कितने दंगे हुए धार्मिक उस पे। अब उनका ये कार्ड चलना बंद हो गया तो उन्होंने एक नया कार्ड ले लिया, जातिगत जनगणना। पहले धर्म के आधार पर विभाजित किया, अब ये जाति के आधार पर विभाजित करना चाहते हैं। मगर देश की जनता बहुत अच्छे से इनके कम्युनल एजेंडे को बहुत अच्छे से समझती है, तो इसलिए इनकी बातों में नहीं आ रही है। और ये जातीय जनगणना इन्होंने सिर्फ बिहार में किया ना, देश में एक चीज है, ये जातीय जनगणना जब होती है, वैसे जब नेशनल सेंसस करता है तो उसमें भी जाति का एक कॉलम होता है, फिल होती है, मगर उसको जाति के हिसाब से, ये जातिवाद का आपने बिहार में देखा होगा, रणवीर जी हुआ करते थे, उस समय जातीय संघर्ष हुआ था। ये क्या चाहते हैं कि देश दोबारा जातीय संघर्ष की तरफ बढ़े, देश में शांति स्थापित ना रहे। अगर देश में जातीय संघर्ष होता रहेगा किसी भी प्रदेश में, तो देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। आज देश तरक्की की राह पे चल पड़ा है, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और तीसरे का संकल्प लिया है और 2047 तक अभी हम विकसित भारत के लिए कार्य करने का आह्वान किया है मोदी जी ने। तो विकसित भारत कब बनेगा? जब सभी लोग मिलकर के अपना सहयोग करेंगे। इनकी स्ट्रेटजी ये है कि ये चाहते ही नहीं कि भारत कभी विकसित हो, ये हमेशा चाहते हैं कि भारत वही पिछड़ा बना रहे, भारत के लोग पिछड़े बने रहें। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स कहती है ये। आप एक बात आइए, इनके समय में दादी ने नारा दिया गरीबी हटाओ, फिर पिताजी ने नारा दिया गरीबी हटाओ, ये भी गरीबी हटाओ का नारा ही देते रहे, मगर गरीबी नहीं हटाई, इन्होंने गरीबों को हटा दिया। तो अभी 2014 के बाद परिवर्तन क्या हुए? आप पहली चीज, क्या 2014 से पहले किसी ने सोचा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर कभी किसी को घर मिलेगा? नहीं सोचा था। क्या किसी ने शौचालय स्वच्छ भारत योजना के बारे में सोचा था? नहीं सोचा ना। आज जो ग्रामीण क्षेत्र में माताएं बहनें जो खुले में जाते थे शौच के लिए, बहुत सारे क्राइम भी उसके पीछे हो जाते थे, अभी भी कई जगह होते हैं। तो क्या उन क्राइम्स पे जो कंट्रोल हुआ, क्या वो देश की छवि को सुदृढ़ नहीं करता है? बिल्कुल। अभी कल जो दिल्ली सरकार ने अपना बजट अनाउंस किया कि 18 साल से ऊपर वाली सभी महिलाओं को 1000 रुपए। एक चीज बताइए, पिछली बार का बजट 78,500 करोड़ का था, इस बार 2000 करोड़ कम हो गया। क्यों? 3 दिन पहले
इन्होंने एक स्लोगन दिया कि हमने फायदे का बजट पेश किया। बजट कल राम राज्य ला रहे हैं दिल्ली में, आतिशी ने बोला है। आतिशी ने बोला। एक चीज बताइए, राम राज्य, यही केजरीवाल जी कहते थे कि मेरी नानी कहती थी कि मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ करके नहीं बसता है। आज इनको राम राज्य याद आ रहा है। चुनाव आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं ना, चुनाव के समय में ही इनको राम याद आता है। आप राहुल गांधी जी की कहते हैं ये सिर्फ चुनाव के टाइम में कोट के ऊपर में जनेऊ पहन लेते हैं। इनको खुद को अपनी मोदी जी की कास्ट बताते हैं, खुद की कास्ट नहीं बता, खुद की कास्ट तो छोड़िए, इनको खुद का धर्म भी नहीं पता है कि इनका धर्म क्या है। पिता पारसी, माँ ईसाई, और खुद को हिंदू कहते हैं, वो भी जनेऊधारी। कैसे हो गए? भारत की जनता को बेवकूफ बनाने की भी एक हद होती है, ये तो उस हद को भी पार करके लोग बहुत अच्छे से समझते हैं इनके बारे में। जैसे जेलेंस्की है ना, उसने हाल कर रखा है यूक्रेन का, ये भी चाहता है कि भारत का वो हाल हो जाए, मगर भारत की जनता यूक्रेन की जनता की तरह बेवकूफ नहीं है। भारत की जनता मोदी है तो मुमकिन है। देखिए, सारी बातों के लिए हम जनता की राय जो है वो आप तक पहुंचा रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि माहौल क्या है। आप लोग क्या समझते हैं 2024 में किसकी बनेगी सरकार, किसकी होगी नई अपार? बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।